देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का आज का अपना टॉपिक रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का। हमने जो लास्ट टॉपिक किया है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, उसी के साथ एडजॉइन चैप्टर है ये, उसी के साथ का चैप्टर है, अलग चैप्टर नहीं है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, होता क्या है, किस तरीके से ये वर्क करेगा, वो सारा हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में भी यही बात लिखी हुई है कि ये जो चैप्टर है वो डिटेल में आपको बताएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये अकाउंट है एक्चुअली, जैसे आप लोग अकाउंटेंसी में अकाउंट्स बनाते हो, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। जो अपने को मनी लेना होता है वो हम क्रेडिट में लिखते हैं, जिसको मनी देना होता है हम उसको डेबिट में लिखते हैं। फिर उसका बैलेंस निकालते हैं कि हमें टोटल एंड में लेना है या देना है, तो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस निकलता है। बस उसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्क करता है। इसके कुछ स्ट्रक्चर में एक तो करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, किस तरीके से वर्क होता है वो हम देखेंगे। साथ में कुछ ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं, कुछ अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं, वो हम एंड ऑफ द चैप्टर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो नंबर वन हम देख सकते हैं, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन इट्स रेजिडेंट्स एंड रेजिडेंट्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आपको पता है हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं वो, और जो बाहर जो फॉरेन में रहने वाले हैं, वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे में क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जिसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोलते हैं। अगर हमने इंपोर्ट किया है तो ऑब्वियस बात है हम हमारे रुपीज़ में पेमेंट करेंगे उनको, उनकी करेंसी में कन्वर्ट करके, ठीक है। और अगर हमने एक्सपोर्ट किया है तो हम उनकी करेंसी रिसीव करेंगे, ये तो पता ही है। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना किसी अकाउंट में, और फिर उसका बैलेंस निकालना, ठीक है, कि इंपोर्ट का बैलेंस ज़्यादा है या एक्सपोर्ट का बैलेंस ज़्यादा है, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो कोई नई बात नहीं है, सिर्फ आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यूज़ को लिखना है और उसके बीच में जो बैलेंस बचा, यानी कि एंड में हमें लेना है या देना है, बस उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। नोट दिया हुआ है कि यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर द ट्रांजेक्शन्स विच कॉज ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ठीक है। यानी यहाँ पर एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए जो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू की वजह से क्रिएट होते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पे सिंपल सा मान के चलो सेलिंग की वजह से होता है। In the context of foreign transactions, value is transferred by the resident of one country to the resident of the other country. For example, when exports of goods or services are made by country A to B, यानी A कंट्री के किसी पर्सन ने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया है, एक्सपोर्ट किया है B कंट्री में, ठीक है। तो ए ने सेल किया बी को, तो ऑब्वियस बात है एक्सपोर्ट की जो रिसिप्ट्स होगी वो कौन रिसीव करेगा, वो ए रिसीव करेगा, और पेमेंट कौन करेगा, वो बी पेमेंट करेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट करने वाला रिसिप्ट करेगा और इंपोर्ट करने वाला यानी जो बी है उसने जो परचेज किया है वो उसका पेमेंट करके चलेगा, ठीक है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है, कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर में क्या क्या लिया जाता है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इन डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सब जानते हो आप, 11th क्लास में हम पढ़ लेते हैं अकाउंटेंसी में। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो दो जगह इफेक्ट करता है उसको डबल एंट्री बुक कीपिंग में रखते हैं। एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। सेकंड, each international transactions undertaken by country will results in a credit entry, ठीक है, एंड डेबिट एंट्री ऑफ इक्वल साइज। पता है आपको, एक कोई भी जो ट्रांजैक्शंस होगा उस ट्रांजैक्शंस के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और दोनों का जो साइज होता है वो क्या होता है, इक्वल साइज हम बनाते हैं। जो भी आपने देखा होगा, जैसे डेबिट में बनता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट में बनता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इसी तरीके से, ठीक है। थर्ड, as international transactions are recorded in double entry accounting, the BOP accounting must always balance, that is total amount of debit must be equal to total amount of credit। जो भी हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेंगे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जब भी आएगा इसका मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे
हमारे अकाउंट में जो भी हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, हमेशा हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए। जो डेबिट है वो क्रेडिट के इक्वलेंट होना चाहिए। ठीक है, हम कह रहे हैं होना चाहिए, होता है वो बात नहीं कर रहे हैं, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल, सेटिस्फेक्शन लेवल। कहाँ होगा, जहाँ पर डेबिट इक्वल होगा क्रेडिट के, यानी कि हमने उतना ही इंपोर्ट किया जितना हमने एक्सपोर्ट किया। ठीक है, तो एंड में ना हमें कोई लेना है ना कुछ देना है। द बैलेंसिंग आइटम्स एरर्स एंड ओमिशंस मस्ट बी एडेड टू बैलेंस द बीओपी अकाउंट। इसको अगर इजी वे में अगर मैं कहूँ तो हम इसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कह सकते हैं। यानी अगर कोई अकाउंटिंग में गलती हो गई या ओमिशन हम कुछ भूल गए तो उसको भी हमें बीओपी अकाउंट में, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हम बनाएंगे, उसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, नेक्स्ट, बाय कन्वेंशन डेबिट आइटम्स एंड क्रेडिट आइटम्स आर एंटर्ड विथ अ माइनस साइन एंड प्लस साइन रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो भी आप डेबिट में लिखेंगे उसको आप माइनस साइन लगाएंगे। डेबिट में जब लिखोगे तो उसको माइनस साइन के साथ करेंगे, और क्रेडिट में जब भी आप लिखेंगे तो प्लस साइन के साथ आप लिखेंगे। क्यों, डेबिट का मतलब होता है पेमेंट, जब भी हमें पेमेंट करना है तो हम माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, और जब भी हम क्रेडिट करेंगे दैट मीन्स इसका मतलब होता है रेसिट्स, जो हमें मिलने वाला है पैसा, तो उसको हम लिखेंगे प्लस के साथ। इतना ध्यान रखना है, जो मनी आने वाला है रेसिट होने वाला है प्लस, जो मनी जाने वाला है पेमेंट होने वाला है माइनस। ठीक है, ट्रांजेक्शंस इन बीओपी आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 मेजर कैटेगरीज। बीओपी अकाउंट को हम 5 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये 5 कैटेगरी को ही बीओपी अकाउंट में शामिल किया जाएगा। मैं एक बार स्ट्रक्चर को वापस रिपीट करवा देता हूँ, स्ट्रक्चर ध्यान रखना। पहला बात है डबल एंट्री बुक कीपिंग पर डिपेंड करता है, यानी कि डेबिट होगा क्रेडिट होगा। दूसरी बात, डेबिट और क्रेडिट दोनों का साइज इक्वल होगा। तीसरी बात, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगे यानी जिसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोलते हैं, एंड में उनका बैलेंस क्या होना चाहिए, इक्वल बैलेंस होना चाहिए। फोर्थ, बैलेंसिंग आइटम में अगर कोई एरर या ओमिशन है, कुछ गलतियां हैं, कुछ भूल गए, वो भी हम अकाउंट में शामिल करेंगे। और फिफ्थ, डेबिट आइटम्स को हम लिखेंगे माइनस में और क्रेडिट आइटम्स को हम लिखेंगे प्लस में। ठीक है, ट्रांजैक्शंस में हम 5 बातें इंक्लूड करेंगे, 5 मेजर कैटेगरी इंक्लूड करेंगे। नंबर 1, गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट होने चाहिए। अब दोनों में क्या फ़र्क है, गुड्स ऑब्वियस बात है जो विजिबल आइटम होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सर्विसेज जो इनविजिबल्स होते हैं, इनविजिबल सर्विसेज होती है, जिसमें हम शिपिंग बोल सकते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज़, तो इनको हम सर्विसेज बोल के चलते हैं। ठीक है, तो गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट होगा। सेकंड होता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अकाउंट्स। यूनिलेटरल पहले भी मैं बता चुका हूँ फॉरेन एक्सचेंज में, जब भी हम वन वे पेमेंट करते हैं फॉर हेल्प या फिर गिफ्ट के तौर पे, एक कंट्री जब दूसरी कंट्री को गिफ्ट देती है या हेल्प के तौर पे कोई अमाउंट देती है तो उसको यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अकाउंट बोलते हैं, वो भी हम शामिल करेंगे। थर्ड, लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोल सकते हो, जस्ट लाइक लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन आप पढ़ते हो ना नॉन करंट लाइबिलिटी में, तो जो लोन्स होते हैं या जो भी उनकी क्रेडिट लिमिट होती है लॉन्ग टर्म बेसिस पर, वो जो एलिमेंट होंगे वो भी हम यहाँ पे शामिल करेंगे। शॉर्ट टर्म भी शामिल करेंगे, शॉर्ट टर्म प्राइवेट कैपिटल अकाउंट भी शामिल करेंगे। इनकी सबकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है इनमें। और लास्ट, शॉर्ट टर्म ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट। तो इन 5 एलिमेंट्स में क्या क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो भी ये कैटेगरीज हमें दी हुई है उसके स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो डेबिट और क्रेडिट में किस तरीके से दिखाए जाते हैं, इन 5 कैटेगरी को जो हम बीओपी अकाउंट बनाएंगे उस बीओपी अकाउंट में कैसे डेबिट में लिखेंगे और कैसे क्रेडिट में लिखेंगे, हम वो देखने वाले हैं पहले। यानी कौन डेबिट में आएगा कौन क्रेडिट में आएगा, किस तरीके से आएगा, पहले वो देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक टेबल आपके सामने है। सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 1 क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज देखो मैंने 2 कॉलम यहाँ बनाए, एक तो डेबिट का जिसको अपन माइनस से शो करेंगे, एक क्रेडिट का जिसको अपन प्लस से शो करेंगे। तो माइनस कब होगा,
जब इंपोर्ट होगा गुड्स का और इंपोर्ट होगा सर्विसेज का। यानी आप जब फॉरेन से कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करोगे तो ऑब्वियस बात है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी आप यानी जो रेजिडेंट होगा, हमारी इंडियन रेजिडेंट जो भी होगा, जब उसको पेमेंट करना होगा तो वो डेबिट कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट करना है ये गुड्स का और सर्विसेज का, जिसको हम परचेज बोलते हैं। ऑब्वियस बात है परचेज डेबिट में आता है। ठीक है, तो वो माइनस कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पेमेंट करना है। तो क्रेडिट क्या होगा? इसका अपोजिट, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट। अगर हमने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया है, एक्सपोर्ट किया है, तो ऑब्वियस बात है मनी हमारे पास आएगा। जो फॉरेन एक्सचेंज होगा वो हमें क्या होगा? रिसीव होगा। तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। कैटेगरी सेकंड कैटेगरी क्या था? यूनिलेटरल पेमेंट्स। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो होंगे वो अगर हम देते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स या गिफ्ट्स मेड जो हम देंगे, तो हम हमारी तरफ से पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट होगा तो हम माइनस में लिखेंगे। लेकिन अगर यही एलिमेंट्स अगर हमें रिसीव होंगे, ठीक है, गिफ्ट्स अगर हमें रिसीव होते हैं तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि कभी कोई कंट्री को अगर कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे मान लीजिए कभी श्रीलंका को कोई प्रॉब्लम हो गया और इंडिया ने उसकी हेल्प की होगी, तो इंडिया ने बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेबिट में लिखा होगा। ठीक है, अभी कोविड के टाइम पे जो रूस, फ्रांस जो हैं, जितनी भी कंट्रीज़ है वो हमारे इंडिया की हेल्प कर रहे हैं, वो अपनी वैक्सीनेशन हमें भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी यूनिलेटरल ट्रांसफ़र रिसीव हम कर रहे हैं तो वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जो हमारी कंट्री का अकाउंट है, बीओपी अकाउंट है, तो जो हम रिसीव कर रहे हैं हेल्प वो हम कहाँ लिख रहे हैं? क्रेडिट में लिख रहे हैं। और जो हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, कैटेगरी 3 में था लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? देखिए, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म फॉरेन असेट्स ओन्ड बाय होम कंट्री, प्राइवेट सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म फॉरेन असेट्स, ठीक है, जो ओन्ड है किसके थ्रू? होम कंट्री के थ्रू। ठीक है, अगर वो इंक्रीज होती है कोई भी फॉरेन असेट्स, तो ऑब्वियस बात है फॉरेन असेट्स अगर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस बात है हमने उसको और परचेज किया होगा। ठीक है, परचेज करेंगे, पेमेंट करना होगा, डेबिट में लिखेंगे, माइनस में। इसी तरीके से अगर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म फॉरेन असेट्स ओन्ड बाय होम कंट्री सिटीजन्स और गवर्नमेंट। हमारे यहाँ के किसी सिटीजन ने या गवर्नमेंट ने फॉरेन की कोई एसेट्स को अगर क्या किया हुआ है? परचेज किया हुआ है, लेकिन वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि हमने उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो सेल किया होगा, हमें फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हुआ होगा, तो हमने क्रेडिट में प्लस में लिखा होगा। इसी का दूसरा एलिमेंट है डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म होम कंट्री एसेट्स ओन्ड बाय फॉरेन प्राइवेट सिटीजन्स और एंड गवर्नमेंट, यानी जस्ट अपोजिट। ठीक है, कोई भी फॉरेन प्राइवेट सिटीजन है, यानी फॉरेन की कोई कंट्री का कोई बंदा है या गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी एसेट्स हमारी कंट्री में थी, उसकी एसेट्स हमारी कंट्री में थी, लेकिन उसने अब सेल कर दिया, तो ऑब्वियस बात है हमने परचेज किया होगा। डिक्रीज कर दिया, उसने डिक्रीज कर दिया, तो हमने परचेज किया होगा, तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी माइनस में आ जाएगा। इसका अपोजिट कर लो, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म होम कंट्री एसेट्स ओन्ड बाय फॉरेन प्राइवेट सिटीजन, यानी बाहर का जो बंदा है, फॉरेन का जो बंदा है, उसकी जो एसेट्स होम कंट्री में है, उसने क्या कर लिया? परचेज कर लिया, तो ऑब्वियस बात है हमने सेल किया होगा। सामने वाला परचेज करेगा, हम क्या करेंगे? हम सेल करेंगे, तो हमने सेल किया होगा। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होगा, क्रेडिट में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। ये हो गई हमारी थर्ड कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 4 थी शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म का ही बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शॉर्ट टर्म में आप लगा दो। इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म फॉरेन एसेट्स ओन्ड बाय होम कंट्री प्राइवेट सिटीजन। इंडिया का कोई बंदा है, उसने कोई शॉर्ट टर्म फॉरेन एसेट्स परचेज कर ली। ठीक है, कहाँ? फॉरेन में। ठीक है, तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, डेबिट में आएगा। ठीक है, डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म फॉरेन एसेट्स ओन्ड बाय होम कंट्री प्राइवेट सिटीजन्स, अगर वो कम हो जाता है तो ऑब्वियस बात है हमने सेल कर दिया, तो हम सेल करेंगे, तो ऑब्वियस बात है हमें फॉरेन करेंसी रिसीव होगी, तो ये हम क्रेडिट में लिख देंगे। सेकंड पॉइंट है इसी का, फोर्थ कैटेगरी का, डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म होम कंट्री एसेट्स ओन्ड बाय फॉरेन प्राइवेट सिटीजन। फॉरेन का कोई बंदा है,
उसकी इंडिया में कोई असेट्स है, शॉर्ट टर्म असेट्स है, वो क्या करती है, उसने डिक्रीज कर दी। डिक्रीज का मतलब उसने सेल कर दिया, सेल करने से उसकी तो डिक्रीज हो गई, हमें परचेज करना पड़ा तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेबिट में आएगा, माइनस में आएगा। इसी तरीके से इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म होम कंट्री असेट्स ओन्ड बाय फॉरेन प्राइवेट सिटीजन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फॉरेन का जो पर्सन है उसने हमारी होम कंट्री असेट्स को क्या कर दिया, इंक्रीज कर लिया, यानी कि उसने परचेज किया है। हम सेल करेंगे, हमें फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होगा, हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी नंबर 5 लास्ट कैटेगरी थी। ठीक है, जो लास्ट कैटेगरी है हमारी, जो शॉर्ट टर्म ऑफिशियल कैपिटल असेट्स थी, इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म फॉरेन असेट्स ओन्ड बाय होम कंट्री गवर्नमेंट। यानी कुल मिला के जो 4 और 5 है वो बिल्कुल सेम है, बस 4 में आपको क्या करना है, प्राइवेट सिटीजन की बात करनी है, और 5th वाले में आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात करनी है, ऑफिशियल मॉनेटरी अथॉरिटी की बात करनी है। ठीक है, पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो अगर फॉरेन असेट्स को परचेज करती है, शॉर्ट टर्म फॉरेन असेट्स को परचेज करती है, पेमेंट करेगी, हमारी करेंसी जाएगी, पेमेंट में जाएगी, डेबिट करेंगे। अगर हम डिक्रीज करते हैं यानी हम सेल करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होगा, हम क्रेडिट करेंगे। ऐसे अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट है, ऑफिशियल मॉनेटरी अथॉरिटी है फॉरेन की, वो अगर इंडिया की कोई शॉर्ट टर्म कंट्री असेट्स को क्या करती है, सेल करती है, तो हमें परचेज करना पड़ेगा। डिक्रीज करती है यानी वो डिक्रीज करेगी, सेल करेगी तो हमें परचेज करना पड़ेगा, तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा डेबिट साइड। ऐसे ही अगर वो इंक्रीज करते हैं, वो कैपिटल असेट्स को परचेज करते हैं, तो हमें पेमेंट मिलेगा क्योंकि हम सेल करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज आ चुकी है। द अबव 5 कैटेगरीज आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 मेजर कैटेगरीज। अब इन 5 कैटेगरी को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। टोटल 5 कैटेगरी है, फिर 5 कैटेगरी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक करंट अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इन दोनों अकाउंट में कुल मिला के 5 कैटेगरी को शामिल किया जाता है। तो कौन सी कैटेगरी किस अकाउंट में आती है, हम वो बात करने जा रहे हैं। तो करंट अकाउंट में जो आती है वो कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2 आती है। अब कैटेगरी नंबर 1 क्या था, कैटेगरी नंबर 1 था ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जब गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे कैटेगरी नंबर 1 है। कैटेगरी नंबर 2 क्या था, कैटेगरी नंबर 2 था यूनिलेटरल पेमेंट्स। ठीक है, यूनिलेटरल पेमेंट्स जो 1 वे पेमेंट्स हुआ करते थे, तो वो दोनों चीज़ें आएंगी करंट अकाउंट में, ऑब्वियस बात है। तो यानी कि जो कैटेगरी नंबर 3, 4, 5 है वो कहाँ जाएगी, वो कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है, सबसे पहले करंट अकाउंट का मीनिंग देखते हैं। करंट अकाउंट होता क्या है, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब कैटेगरी नंबर 1, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैटेगरी नंबर 1, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स दैट मीन्स कैटेगरी नंबर 2। यानी वो अकाउंट जो कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2 को रिकॉर्ड करता है उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट हम बता चुके हैं, एक तो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब गुड्स में क्या क्या होता है ये पूरी डिटेल है, वैसे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। विजिबल आइटम्स को गुड्स बोलते हैं, आपको सबको पता है, जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनको यूज़ में ले सकते हैं, वो सारे के सारे गुड्स होते हैं। सेकंड होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या होती है, इनविजिबल ट्रेड होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, केवल हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिपिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज एट्सेट्रा। ठीक है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की बात होगी, यानी हम देंगे भी और हम लेंगे भी। ठीक है, इसके बाद यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मैं बता चुका हूँ, जो 1 वे पेमेंट्स होता है टू एब्रॉड और फ्रॉम एब्रॉड। 1 साइडेड ट्रांजेक्शन्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 साइडेड ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र इंक्लूड गिफ्ट। अगर हमने किसी को गिफ्ट दिया है, किसी को डोनेशन दिया है, किसी कंट्री को, या लिया भी है, पर्सनल रेमिटेंस है, तो ये सब 1 वे ट्रांजेक्शन्स में आते हैं, जिनको यूनिलेटरल ट्रांसफ़र कहा जाएगा। अगर हम रिसीव कर रहे हैं क्रेडिट में लिखेंगे, हम दे रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं, हम डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट इनकम रिसिट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम एब्रॉड। अगर हमें एब्रॉड से कोई भी इनकम रिसीव होती है या पेमेंट होता है,
किसके बिहाफ पर? इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर। ठीक है, अब आपको पता है अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है किसी डिबेंचर में या लोन में तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो मुझे रेंट मिलेगा। और अगर मैंने कोई एंटरप्रेन्योरशिप या फिर मैंने कोई पार्टनरशिप किया है इन्वेस्टमेंट के थ्रू तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, याद होगा ये हमने पढ़ा भी था पहले, इनकम मेथड नेशनल इनकम में RIP बताया था मैंने, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी फॉरेन से रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट या तो मिलता है या हम पे करते हैं तो वो भी हमारा करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, ये पूरा डिटेल में हो चुका है करंट अकाउंट। एक बात और करेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। ठीक है, जब भी कैपिटल अकाउंट की बात होगी तो ज़्यादातर लोन्स की बात होगी। ठीक है, इसमें कैटेगरी नंबर 3 यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, कैटेगरी नंबर 4 यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट और कैटेगरी नंबर 5 यानी कि शॉर्ट टर्म ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट, इन तीनों को हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में शामिल करके चलेंगे। ठीक है, जब आप वो टेबल देखेंगे बार बार, एक दो बार टेबल देखोगे वो टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा। कैटेगरी नंबर 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 को हमें रखना है करंट अकाउंट में और 3 4 5 को हमें रखना है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट होता क्या है? कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज अ चेंज इन द असेट्स और लायबिलिटी स्टेटस। किसी इंडियन ने और किसी फॉरेनर ने कोई भी ट्रांजैक्शन किया हो, चाहे वो प्राइवेट सिटीजन हो या वो गवर्नमेंट हो, अगर उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन किया जिसकी वजह से हमारी कंट्री की असेट्स या लायबिलिटी के स्टेटस में चेंज आता है तो वो कैपिटल अकाउंट में होगा। ठीक है, ऑफ रेजिडेंट ऑफ कंट्री भी आ गया और गवर्नमेंट भी आ गया। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो रेजिडेंट ऑफ कंट्री यानी इंडियन, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी जो फॉरेनर्स होते हैं, उनके बीच में अगर कोई भी कारण ऐसा होता है जिसकी वजह से असेट्स या लायबिलिटी के स्टेटस में चेंज आता है, हमारी कंट्री के या गवर्नमेंट की असेट्स या लायबिलिटी के स्टेटस में कोई चेंज आता है, तो वो हम कैपिटल अकाउंट में शामिल करके चलेंगे। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? कंपोनेंट वैसे 3 होते हैं, कैटेगरी नंबर 3 4 5, बस उसको डिटेल में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने कहा लोन की बात करेंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट मीन्स जो लॉन्ग टर्म कैपिटल का मतलब क्या होता है, लोन। लोन या तो हम बोरो करते हैं, बोरोइंग, बोरो का मतलब लेना, या हम लेंडिंग करते हैं, इसका मतलब देना। अगर लोन हमने लिया है, पैसा आएगा, क्रेडिट करेंगे। लोन अगर हमने दिया है, लेंडिंग टू लोन है, तो यानी इसका मतलब हमने पेमेंट किया है, तो इसका मतलब ये डेबिट में आएगा। ठीक है, तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। लोन भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक तो प्राइवेट ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, These are transactions that are affecting assets or liabilities by individual businessmen etc. ठीक है, एंड अदर नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज। अगर कोई भी लोन किसी भी इंडिविजुअल ने या बिजनेस ने या नॉन गवर्नमेंट एंटिटी ने लिया है या दिया है तो वो प्राइवेट ट्रांजैक्शन होगा, यानी इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट प्योर क्या होंगे, प्राइवेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड सिमिलरली रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड इन पॉजिटिव साइड या क्रेडिट साइड। अगर हमने कोई अब्रॉड से प्राइवेट सेक्टर ने, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर ने अगर लोन बोरो किया है, लोन लिया है, या फॉरेनर ने पेमेंट किया है, रीपेमेंट किया है, तो दोनों ही केस में हमें पैसा मिलेगा। हम लोन बोरो करेंगे, मनी हमारे पास आएगा। फॉरेनर अपने लोन का पेमेंट रीपेमेंट करेगा तो भी मनी हमारे पास आएगा। जब भी पैसा आएगा क्रेडिट साइड लिख देंगे, पॉजिटिव साइड, प्लस साइड। उल्टा कर दो, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है लेंडिंग टू अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर, किसी भी प्राइवेट सेक्टर ने अब्रॉड को लोन दिया है या हमने रीपेमेंट किया है, हमने रीपेमेंट किया है टू अब्रॉड, दोनों ही केस में पैसा जाएगा, पेमेंट होगा। तो जब भी पेमेंट होगा हम नेगेटिव साइड लिख देंगे, डेबिट साइड। ठीक है, ये होता है प्राइवेट ट्रांजैक्शन। अब देखो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट करती है। ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज बाय गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज।
अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है, कोई लोन दिया है, उसकी वजह से एसेट्स या लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू बोरोज फ्रॉम अब्रॉड बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी लोन बोरो किया है, ठीक है, या रीपेमेंट किया है किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने, दोनों ही केस में गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, पॉजिटिव साइड लिखा जाएगा। सेम केस है बिल्कुल। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जो हमने अब्रॉड को लोन लेंडिंग किया है यानी कि दिया है, या हमने रीपेमेंट किया है अब्रॉड में किसी गवर्नमेंट को, दोनों ही केस में पेमेंट हो रहा है, तो नेगेटिव साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड। क्लियर। अब जो प्राइवेट और ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस हैं, प्राइवेट कौन करता है? नॉन गवर्नमेंट बॉडी या फिर कोई इंडिविजुअल या कोई बिजनेसमैन। और ऑफिशियल ट्रांजैक्शन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। बोरोइंग आर ऑफ टू कंपोनेंट्स। अब इन दोनों के भी दो कंपोनेंट होते हैं, यानी लोन के भी दो कंपोनेंट है। ठीक है। लोन होगा दो टाइप का, प्राइवेट और ऑफिशियल। और ये जो प्राइवेट और ऑफिशियल है ये भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है कॉमर्शियल बोरोइंग। अब कॉमर्शियल बोरोइंग क्या होता है? रेफरिंग टू बोरोइंग बाय अ कंट्री इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम इंटरनेशनल मनी मार्केट, दिस इन्वॉल्व्स मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एनी कंसेशन। ठीक है। कॉमर्शियल बोरोइंग, हमारी गवर्नमेंट ने या कोई भी प्राइवेट सेक्टर ने इंटरनेशनल मनी मार्केट से लोन बोरो किया है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, हमें इसमें कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा। जितना मार्केट रेट चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उतना पे करना पड़ेगा, तो वो होता है कॉमर्शियल बोरोइंग। बोरोइंग एज एक्सटर्नल असिस्टेंस, रेफरिंग टू बोरोइंग बाय अ कंट्री विथ कंसिडरेशन ऑफ असिस्टेंस, इट इन्वॉल्व्स लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू द प्रिवेलिंग इन ओपन मार्केट। ठीक है। यानी कि ये अपना जो होगा, ये बोरोइंग जो होगा एज एक्सटर्नल असिस्टेंस होगा। ठीक है। जिसमें कोई कंट्री जब मनी बोरो करेगी तो उसमें क्या होगा, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा पे करना पड़ेगा, लेकिन जो ओपन मार्केट रेट होगी उससे थोड़ी कम होगी, लेकिन उसमें उसको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। एक होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो ये लोन होता है ऑफिशियल और जो प्राइवेट लोन होता है, इसका सेकेंड पार्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपने नाम सुना होगा एफडीआई का और एक एफआईआई का, ये दोनों ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पार्ट है। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या क्या शामिल होता है? इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज। इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसमें? इंडियन कंपनीज के शेयर्स में या रियल एस्टेट में इंडिया में। ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो होंगे फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन पॉजिटिव साइड। क्यों? क्योंकि फॉरेनर इन्वेस्ट करेगा, इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, इंडिया में मनी आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो जब भी इंडिया में पैसा आ रहा है, पॉजिटिव है, क्रेडिट साइड हम लिख देंगे। इसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये कौन कर रहा है? फॉरेनर कर रहा है इंडिया में। अब जस्ट इसका अपोजिट करो, इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट इन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, रियल एस्टेट एटसेट्रा। हमारे यहाँ का कोई इंडियन है, वो बाहर फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ के शेयर परचेज करता है या वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, तो वो ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जो रिकॉर्ड होगा नेगेटिव साइड यानी कि डेबिट साइड, क्योंकि हमें पेमेंट करना है। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर एक लास्ट बात करेंगे आज, वो होगी कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, या तो फॉरेनर हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है या हम फॉरेन में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये दोनों भी टू टाइप के होते हैं, एफडीआई और एफआईआई। ठीक है। यानी जिसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाम से ही पता है, हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे किसमें? प्रॉपर्टी में। इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन असेट्स, किसी असेट्स को सीधा परचेज करना इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। फॉरेन में जाओ, वहाँ पे जाके कोई प्रॉपर्टी है, कोई असेट्स है या कोई शेयर्स हैं, उनको सीधा परचेज करना है ना, सच दैट इट गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर ओवर द असेट्स,
तो हमने अगर परचेज़ किया है फॉरेन में जाके कोई असेट्स को, तो उस असेट्स पे डायरेक्ट हमारा कंट्रोल है। इसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट परचेज करेंगे, डायरेक्ट कंट्रोल हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्विजिशन ऑफ अ फर्म इन द डोमेस्टिक कंट्री बाय फॉरेन कंट्री फर्म। बाहर की कोई कंट्री है, हमारी कंट्री में आती है और किसी फर्म को परचेज कर लेती है, ठीक है, ऐसा हम भी कर सकते हैं बाहर जाके। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम द पेरेंट कंपनी अब्रॉड टू द सब्सिडरी कंपनी इन द डोमेस्टिक कंपनी। इसका मतलब यह है कि जो हमारी जो अब्रॉड के अंदर जो पेरेंट कंपनी है, जो हेड ऑफिस है, उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी या कोई चाइल्ड कंपनी जो है वो हमारी डोमेस्टिक कंट्री में वर्क करती है, तो उस पेरेंट कंपनी ने अपना फंड ट्रांसफ़र किया है सब्सिडरी कंपनी में, तो उसको भी एफडीआई बोलेंगे, ठीक है। लास्ट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसे बोलेंगे? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स बाय फॉरेनर्स दैट डज नॉट गिव द परचेजर कंट्रोल ओवर द असेट्स। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हम क्या कर सकते हैं, जो फॉरेनर्स होंगे जो फाइनेंशियल असेट्स परचेज करेंगे, लेकिन उन असेट्स पे डायरेक्ट उनका कंट्रोल नहीं होगा, इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई। इसी को अपन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बस दोनों में क्या फ़र्क है, एफडीआई में हम असेट्स परचेज भी करेंगे और उस पर डायरेक्ट कंट्रोल भी होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो फाइनेंशियल असेट्स हम परचेज करेंगे उस पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल, परचेजर का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। जैसे परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, परचेज ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड एट्सेट्रा आर ट्रीटेड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आप अगर किसी फॉरेन कंपनी के शेयर परचेज कर लेते हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने फॉरेन कंपनी को परचेज कर लिया, ठीक है। तो आप फॉरेन कंपनी की प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हो, शेयर्स को परचेज कर सकते हो, लेकिन उस पर डायरेक्ट आपका कंट्रोल नहीं होगा। क्लियर? आज अपना टॉपिक यहाँ तक रहेगा, बाकी के सेकंड पार्ट जो होगा कल इसको कंप्लीट करेंगे अपन, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो अब अपन इसमें आप बता सकते हो।